तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफ़ी बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करी गई है। इस मूवी का नाम है पेमान दी जनाजा। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने मज़ा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम सीती और उसकी बेटी लीला को डेड बॉडी को वॉश करते हुए देखते हैं। ये दोनों ही असल में कॉप्स वॉशर थे जो कि लोगों के खत्म होने के बाद उनकी बॉडी को धोने और साफ करने का काम किया करते। अभी के समय पर वो दोनों जिस लेडी की बॉडी को वॉश करने का काम कर रहे थे उस बॉडी पर ढेर सारे कट्स और चोटों के निशान थे, जैसे कि उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ खत्म करा गया हो। तब लीला को ये सब देखकर वॉमिटिंग होने लगती है क्योंकि बॉडी वॉश करना उसका फर्स्ट टाइम था। तब सीती उसे किसी तरह संभालती है और दोनों वापस अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन उसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि अचानक से उस बॉडी की आंखें अपने आप खुल गई हैं और अब इसी के साथ ये सीन वहां से कट होकर कुछ दिनों बाद उसी गांव पर आता है जहां पर हम ईडा नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके घर के अंदर उसके बेटे की सर्कमसिजन पार्टी थी, यानी कि खतने की पार्टी, जहां पर गांव के सभी लोग इंक्लूडिंग सरपंच भी आया हुआ था। लेकिन ना जाने किस वजह से ईडा ऐसे खुशी के मौके पर भी काफी ज्यादा हड़बड़ा रही थी, साथ ही साथ काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी। खैर इतने में ही वहां पर सीती भी पहुंच जाती है जो कि अपनी बाकी दोस्त टेरी, एना और टूटी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। अब वो लोग अपने अपने हस्बैंड के बारे में बातें कर रही होती हैं और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में टेरी जिसकी अब तक शादी नहीं हुई थी उसको छोड़कर सब ने अपने अपने हस्बैंड से किसी वजह से डिवोर्स ले लिया था। इसलिए टेरी को कहीं ना कहीं इस बात पर थोड़ा फक्र भी था कि उसने शादी ही नहीं करी। अच्छा हुआ। साथ ही साथ हम टेरी के बात करने के तरीके से ये भी समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा बातें इधर उधर करती है। साथ ही साथ वो खुद को डिवोर्सी ना होने की वजह से थोड़ा सा सुपीरियर भी माना करती थी। खैर ईडा भी उन चारों की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए अभी के लिए वो सीती से मिलती है, जिसके थोड़ी देर के बाद में लीला वहां पर सीती को लेने के लिए आ गई थी। सीती भी तभी वहां से आने लगती है जहां पर रास्ते में आरिफ भी उन लोगों के साथ आ रहा था जो कि सीती का ही बेटा था। अब आरिफ को मौज मस्ती करना काफी पसंद था और पैसे कमाने के लिए वो लोगों के टूटे फूटे घर को सही किया करता, यानी कि रेनोवेशन के काम को किया करता था। लीला चाहती थी कि आरिफ कुछ अच्छा काम करे, मगर सीती आरिफ को किसी चीज के लिए नहीं रोकती थी। अब आगे वो लोग अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में आरिफ की नजर आरिफ की ही एक दोस्त रीका पर पड़ती है जो कि कुछ ही समय पहले किसी वजह से गाँव में आ गई थी और उसने अभी के लिए एक घर रेंट पर लिया हुआ था। तब आरिफ रीका से बात करते हुए रीका के साथ उसका घर सही करने के लिए जाने लगता है। खैर अब वहीं पर सीन शाम में आता है जहां पर सीती अपने घर में आराम से प्रे कर रही होती है कि तभी अचानक से उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एंटिटी आ जाती है जो कि उसके पीछे खुद भी कुछ चैंटिंग्स कर रही थी। लेकिन सीती प्रेयर को बीच में नहीं रोकती और तभी अचानक से उसके कंधे पर एक हाथ आता है जिससे कि अब सीती काफी डर जाती है। पर जब वो पलटती है तो वहां पर लीला थी और फिर उससे ही बात करते हुए जब सीती खाना डालने के लिए खाने का डब्बा खोलती है तो उसके अंदर रखा हुआ सारा खाना सड़ चुका था, जिसको देखकर सीती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में कहीं पर जाने लगती है। जाने से पहले उसने लीला से घर के दरवाजे बंद रखने को कहा था, जिसके बाद सीती घर से बाहर आ जाती है कि तभी एक अनाउंसमेंट के जरिए उसको पता चलता है कि ईडा की अचानक से मौत हो गई है। अब ये बात जानने के बाद सीती भागते हुए ईडा के घर पहुंच जाती है जहाँ पर ईडा को बहुत ही बेरहमी के साथ किसी ने खत्म कर दिया था। ईडा के पूरे फेस पर खून था और उसकी आंखें बहुत ही डरावने तरीके से खुली हुई थी, जिसको देखकर सीती काफी डर गई थी। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। लेकिन अभी वो सब लोगों को बाहर रहने के लिए बोलकर खुद ईडा की बॉडी को वॉश करने के काम में लग जाती है। वहीं हम लीला को घर पर देखते हैं जहां पर वो सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से उसे लगने लगता है कि जैसे उनके घर की छत पर कोई चढ़ा हुआ है और वहां पर चलने की कोशिश कर रहा है और इतने में ही छत थोड़ी सी टूटकर नीचे भी गिर जाती है। तब लीला को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, पर क्योंकि बाहर मौसम काफी खराब था और जोर से बारिश आ रही थी इसलिए उसको लगता है कि सब बारिश की वजह से हुआ है और यही सोचते हुए वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती। और अब इतने में ही वहां पर आरिफ भी रीका के घर से आ चुका था। अब जब वो अपने घर की छत को देखता है तो वो बारिश के मौसम में ही उसको सही करने में लग जाता है। अब वो छत को सही कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर सीती पर पड़ती है जो कि खुद भी बहुत परेशान थी और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी। इवन वो 2 बार गिरते गिरते भी बचती है, पर तीसरी बार में वो फाइनली अपने घर के बाहर आते ही गिर पड़ती है, जिसको देखकर तुरंत ही लीला और आरिफ उसकी मदद करते हुए अपने साथ उसे घर में लेकर आते हैं। और अब खुद को साफ करने के बाद सीती तुरंत घबराते हुए कुछ जलाने के लिए बाहर चली जाती है। लीला भी उसके पीछे गई थी और तब हम ये जान पाते हैं कि असल में सीती ईडा के खून से सने कपड़े जला रही थी, जो कि असल में वही कपड़े थे जिन्हें पहनकर ईडा खत्म हुई। और क्योंकि किसी इंसान के खत्म होने के बाद उसके कपड़ों को नहीं रखा जाता, इसलिए सीती अपने साथ ईडा के सारे कपड़े लेकर आ गई थी
ताकि वो उनको जला सके। सीती अभी भी बहुत परेशान थी और इसलिए लीला ये काम उससे लेकर खुद कपड़े जलाने लगती है। और आपको याद होगा कि ईडा भी इसी तरह से परेशान रह रही थी। खैर यहाँ पर सीती को जाकर वो आराम करने के लिए कहती है और सीती इस पर मान जाती है। पर जब वो घर के अंदर आराम करने के लिए जाती है तब उसकी नजर एक मिरर में पड़ती है जिसमें सीती की जगह सीती को एक डिमोनिक फिगर नजर आ रही थी जो कि बिल्कुल सीती जैसी ही थी, लेकिन उसका ही एक ईविल रूप था जिसको देखकर सीती काफी डर जाती है। लेकिन अभी वो बस चुपचाप जाकर सोने की कोशिश करने लगती है पर उसको नींद ही नहीं आती। तभी वहां पर लीला भी आकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन लीला सीती की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, जिसको देखकर सीती पलटती है लेकिन तब उसे वहां पर लीला नहीं दिखती। इसका मतलब यही था कि अभी वो जो लीला रूम में आई थी वो असल में रूम में कभी आई ही नहीं, और अगर आई भी थी तो वो कोई डिमोनिक एंटिटी थी। अब वो सीती को बस ये इमेजिन करवा रहा था कि वहां पर लीला आई है। अब आगे सच में लीला वहां पर आ जाती है जो कि अब खुद भी सोने की कोशिश करती है। सीती इस बात को जानती थी कि लीला को कॉप्स वॉशिंग या फिर लाशों से रिलेटेड कोई भी काम करना पसंद नहीं है, पर फिर भी उसने ईडा के कपड़े जलाए। इसलिए सीती उसको प्यार से समझाने लगती है कि हर इंसान को धरती पर रहकर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और उनके ही परिवार में बहुत समय पहले से वो कॉप वॉशिंग का काम करते हुए आ रहे हैं। लीला भी सीती की बात को समझती है और अब दोनों सोने की कोशिश करने लगते हैं। इनडायरेक्टली वो ये कह रही थी कि उसको ये काम सीखना पड़ेगा। खैर अब रात में हम देखते हैं कि जब लीला सो रही थी तभी अचानक से ही सीती की आंख खुल जाती है और उसे रूम की छत पर कुछ अजीब से और बड़े से डिमोनिक हाथ की परछाई दिखाई देने लगती है जो कि सीती की तरफ बढ़ रहे थे, और अब एकदम से ही वो डिमोनिक हैंड सीती के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने पहला ऐसा डेयरिंग डीमन देखा है जो कि सबके सामने आकर सबको खत्म कर रहा है। अदरवाइज डीमंस वगैरह जो होते हैं वो अकेले में ही सबको शिकार बनाते हैं। खैर अब सुबह जब लीला की आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि उसकी माँ खून में लथपथ उसके बगल में पड़ी है और वो भी अब खत्म हो चुकी थी, वो भी बहुत ही ज्यादा भयानक तरह से। तो लीला इस चीज को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और फिर जब आरिफ को इसके बारे में पता चलता है तो उसका भी मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सीती के साथ में क्या हुआ। और अगर आपने ध्यान से नोटिस करा होगा तो कहानी की शुरुआत में ईडा किसी वजह से बहुत परेशान थी और उसके साथ भी सेम चीज वैसी हुई जैसे कि सीती के साथ हुई। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि दोनों को एक ही डिमोनिक एंटिटी ने खत्म किया होगा और उन दोनों की मौत किसी तरह से पक्का रिलेटेड है। खैर इसके बारे में हम जल्दी जानेंगे। अब आगे थोड़ी देर के बाद में गांव के सभी लोग उनके घर पर आ चुके थे, जहां पर जैसे तैसे ऐना और टूटी आकर लीला को संभालते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूनरल के लिए सबसे पहले लीला को सीती की बॉडी को साफ करना ही पड़ेगा, और इस पर लीला मान जाती है। वही हम बाहर अब सरपंच और आरिफ को देखते हैं, जहां पर सरपंच आरिफ से सीती की मौत के बारे में पूछ रहा था। तब आरिफ सरपंच को ये बताता है कि उसकी माँ की मौत जो है वो बहुत ही ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है, लेकिन पिछली रात ना तो कोई घर के अंदर आया था और ना ही सीती की बॉडी पर किसी भी तरह के कोई चोट या फिर कट के निशान थे, और यही बात सबसे ज्यादा अजीब थी। खैर दूसरी तरफ लीला अपनी माँ की बॉडी को धोने के लिए लेकर गई थी। तब वो देखती है कि सीती की आंखें अपने आप खुल गई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, और ऐसा ही सेम सीन स्टार्टिंग में भी हुआ था। अब ये देखकर लीला खुद भी बहुत डर जाती है, पर अभी वो सीती से प्रे करते हुए उससे उसकी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और रोते हुए उसकी बॉडी को साफ करने लगती है। तभी लीला के साथ सीती खुद भी अपनी बॉडी को वॉश कर रही थी और सेम टाइम पर वो लीला को समझा भी रही थी कि मरे हुए लोगों की बॉडी वॉश करना बहुत अच्छा काम होता है, पर ये सब बस लीला की एक इमेजिनेशन थी। तभी अचानक से ही सीती का मुंह खुल जाता है और जब लीला उसको ध्यान से देखती है तो उसके अंदर वैसे कांटेदार वायर का एक टुकड़ा था, जैसे वायर फेंसिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसको बार्ब्ड वायर भी कहा जाता है। खैर अब उस बार्ब्ड वायर को देखने के बाद में लीला बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या था, पर अभी वो सबके साथ जाकर अपनी माँ को दफना देती है। और अब इसके बाद सभी अपने घर लौट आते हैं। अब अपने घर में लीला काफी ज्यादा परेशान थी कि तभी उसके घर में आना आती है, जो कि लीला और आरिफ के लिए गांव से जमा करके कुछ पैसे लेकर आई थी, ताकि अभी उन्हें कुछ समय तक एटलीस्ट आर्थिक तंगी का सामना करना ना पड़े। और वो लीला से अंदर आने की रिक्वेस्ट भी करती है, जिस पर लीला समझ तो गई थी कि असल में ऐना वहां पर छानबीन करने आई है कि सच में सीती के साथ क्या हुआ था, पर फिर भी वो ऐना को अंदर आने देती है क्योंकि उन दोनों की कोई गलती थी ही नहीं। और जब ऐना ये देखती है कि सीती के बिस्तर पर उसका ढेर सारा खून पड़ा हुआ है तो वो बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है, जिसके थोड़ी देर के बाद में आरिफ भी इस बात को समझ गया था कि अब लीला की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, इसलिए वो किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने औजारों को उठाकर काम करने के लिए चला जाता है, ताकि पैसों की तंगी उन्हें ना हो और किसी से भी उनको भीख न लेनी पड़े।
और जो बेचारी लीला होती है वो घर में ही रहकर घर के कपड़े और बाकी चीजों को धोने लगती है। उसी समय जब लीला खून से लथपथ बेडशीट को धो रही थी तब उसमें से भी बार्ब्ड वायर उसे नजर आती है, जिसको देखकर लीला को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। पर अचानक से ही वो बार्ब्ड वायर गिरकर गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम टेरी, एना और टूटी को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर इसी बारे में बातें कर रहे थे कि ईडा और सीती की मौत आसपास और एक तरह से हुई थी और ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसी दौरान अचानक से लोहे की स्केल की वजह से टेरी का हाथ कट जाता है और उसके खून की बूंद एक फोटो पर गिरती है जिसमें टेरी, ईडा, एना, सीती और टूटी साथ में थी। अब रात में हम ये देखते हैं कि अचानक से गांव में एक तरह से 2 मौतें हो जाने की वजह से सब बहुत ज्यादा परेशान थे और सदमे में थे। इसलिए सभी रात में इकट्ठा हुए थे ताकि वो सीती और ईडा की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर पाएं। अब इसी दौरान उस जगह पर भी कुछ डिमोनिक चीजें होना चालू हो जाती हैं, जैसे कि एक पाक कुरान की किताब अचानक से ही डेमोनिक हैंड उठाकर ले गया था, मगर इन सब पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उस समय टेरी, एना और टूटी भी वहीं पर बैठे हुए थे और तभी अचानक से टेरी को कुछ अजीब सी डिमोनिक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि ईडा और सीती की आत्मा टेरी के बगल में बैठकर उसके कान में प्रेयर्स गा रहे थे, जिससे कि टेरी बहुत ज्यादा डर गई थी और अब तभी वो जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही साथ सेम टाइम पर गाँव की लाइट भी चली गई थी, जिसको देखकर सरपंच को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर अभी सब जैसे तैसे करके टेरी को संभालते हैं और वापस से मोमबत्तियां लगाकर प्रेयर्स करने में लग जाते हैं। इसी दौरान लीला जो कि वहीं पर बैठी हुई थी उसकी नजर ईडा, एना और सीती के गोश्त पर पड़ जाती है और ये तीनों भी उसी जगह पर बैठी हुई थी। और ये बात तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी क्योंकि अभी तक हमने ये देखा था कि एना तो जिंदा है, लेकिन इसके बाद भी लीला को उसका गोश्त दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक से एना का गोश्त लीला के पास आकर उसे डराने लगता है और इस बार लीला चिल्लाती है जिससे कि अब बिजली वापस आ गई थी और तब आरिफ उसे जैसे तैसे संभालता है। अब लीला के साथ भी अजीब चीजें होना चालू हो गई थी और अब जब वो अपने घर जाती है तो अचानक से उसकी माँ की प्रेयर्स करने की आवाज उसे आने लगती है। साथ ही साथ उसके सामने एक गोस्टली फिगर ने चादर ओढ़ ली थी। अभी के लिए जैसे तैसे करके लीला चादर को हटाती है और वैसे ही वो गोस्टली फिगर वहां से गायब हो जाता है। तब लीला वहां से कहीं जा रही होती है कि उसके पैर उसी बार्ब्ड वायर पर पड़ जाते हैं जो कि सुबह गायब हो गए थे। लीला जब उस बार्ब्ड वायर को देखती है तभी उसके सामने अचानक से सीती का गोश्त आ जाता है जो कि उसको शांत रहने के लिए कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एना के घर में एना को उसके बेटे बीमो से बात करते हुए देखते हैं और उस बातचीत के दौरान हमको ये पता चलता है कि बीमो को असल में शहर से बाहर नौकरी मिल गई थी और वो वहां पर जाना चाहता था। और अब एना और बीमो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एना की नजर पीछे के रूम के गेट पर पड़ती है जहां से कोई गोस्टली फिगर उसकी तरफ झांक रही थी और अब उसको देखकर एना बहुत डर जाती है, मगर वो इस बारे में बीमो को कुछ नहीं बताती और चुपचाप उस रूम के अंदर चली जाती है जहां पर अलमारी का दरवाजा अचानक से अपने आप खुल जाता है, जिसको देखकर एना उस अलमारी के पास जाती है जहां पर शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यही सोचकर जब एना वापस जाने लगती है तभी उसके ऊपर अलमारी से 2 डिमोनिक हैंड निकलकर हमला करते हैं, जिसको देखकर एना जोर से चिल्लाती है और तब तक बीमो भी वहां पर आ गया था। लेकिन तब तक एना खून की उल्टियां करना चालू करती है और ऐसे ही करते करते एना खत्म हो जाती है, जिसको देखकर बीमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आगे जब गांव वालों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि गांव की 3 सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स की मौत 2 दिन के अंदर हो गई। पर अभी सरपंच लीला और आरिफ के घर जाता है ताकि वो लीला को एना की बॉडी साफ करने के लिए लेकर जा सके, लेकिन जो लीला होती है वो इस काम को करने के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि उसके साथ पहले ही इतनी सारी डिमोनिक चीजें हो रही थी और अब वो ऐसा और कुछ नहीं चाहती। एंड आई बिलीव कि आपको याद होगा कि लीला को एना की स्पिरिट दिखाई दी थी, तो शायद से उसको अंदाजा हो चुका था कि एना खत्म होने वाली है। लेकिन तभी आरिफ और बीमो खुद भी लीला को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीला उनकी बात को नहीं मानती और अपने रूम को लॉक कर लेती है। अब क्योंकि बॉडी क्लीनिंग के प्रोसेस के बिना फ्यूनरल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसलिए बीमो लीला को मनाने के लिए वेट करता है क्योंकि वो जानता था कि लीला पक्का एना की बॉडी क्लीन करने के लिए मान जाएगी। अब तभी अचानक से ही वहां पर दराजत आ जाता है जो कि गांव का एक पुलिस ऑफिसर था और वो ये चाहता था कि सभी खत्म हुए लोगों के घर वालों में से कोई ना कोई इसके खिलाफ FIR करे ताकि उसे लोगों के खत्म होने का रीजन पता चल पाए। लेकिन ईडा, एना या फिर सीती के घर वालों में से कोई भी इसके खिलाफ कंप्लेंट करने को राजी नहीं था क्योंकि उनके हिसाब से किसी और का उनके घर में हुई मौतों से कोई भी लेना देना नहीं है और इसका एक रीजन बॉडी को पोस्टमार्टम होने से बचाना भी था। तब दराजत उन सभी की बात मान जाता है और वहां से चुपचाप चला जाता है क्योंकि गांव वालों के खिलाफ जाना भारी पड़ सकता था, लेकिन वो किसी भी हालत में गांव में हो रही मौतों के बारे में सच्चाई पता करना चाहता है। वहीं हम लीला को देख पाते हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और वो बिस्तर पर लेटकर यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक से एना का गोश्त आकर उसको हॉन्ट करना चालू कर देता है, जिससे
जिससे कि अब लीला और डर जाती है। पर क्योंकि अब वो खुद भी किसी भी हालत में ऐना, सीती और ईडा की मौत का कारण जानना चाहती थी, इसलिए वो ऐना की बॉडी को क्लीन करने के लिए मान जाती है और ऐना के घर की तरफ जाने लगती है। मगर जाने से पहले उसने आरिफ से दरवाजे को बंद करने के लिए कहा था ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ पाए। तब आरिफ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि लीला ऐसी बात क्यों कह रही है, लेकिन लीला की बात को वो मान जाता है। अब ऐना की बॉडी को साफ करते हुए लीला ऐना के मुंह में भी बार्ब्ड वायर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वहां पर बार्ब्ड वायर नहीं मिलता कि तभी अचानक से ऐना की बॉडी उठ खड़ी होती है और अपने पेट की तरफ इशारा करने लगती है, जहां पर जब लीला चेक करती है तो वहां सच में बहुत बड़ा बार्ब्ड वायर का टुकड़ा था, जिसको देखने के बाद लीला का शक यकीन में बदल गया था कि तीनों मौत का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन है। अब तक ऐना की बॉडी वापस से बेजान हो चुकी थी, मगर उसकी आंखें अपने आप खुल गई थी, जैसा कि शुरुआत से होता आ रहा था, जिसको देखकर लीला बार बार उन्हें बंद करने की कोशिश करने लगती है। और पहले तो ऐना की आंखें बंद नहीं होती, मगर अचानक से ही ऐना लीला का हाथ पकड़ती है और उससे हेल्प करने को कहकर वापस खत्म हो जाती है। लीला को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या हुआ। अब बाहर हम टेरी को देखते हैं, जिससे दराजत बात करते हुए जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ईडा, ऐना और सीती की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। वहीं बाहर हम टेरी को देख पाते हैं, जिससे दराजत बात करते हुए जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ईडा, ऐना और सीती की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, जिस पर टेरी नाम में जवाब देती है और सभी लोग ऐना की बॉडी को दफनाने के लिए ले जाते हैं। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि बीमो अचानक से जाकर लीला से मिलता है और उसे उस समय के बारे में बताता है जब ऐना खत्म हुई थी। बीमो के हिसाब से उस समय वहां पर कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन खत्म होने से पहले बार बार ऐना नूर का नाम ले रही थी। अब लीला को नूर के बारे में कुछ पता नहीं था कि तभी बीमो उसको कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें बचपन में जब ईडा, ऐना, टूटी, सीती और टेरी पांचों अपने अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर बोटानिकल गार्डन गए थे। उस समय उनकी एक और दोस्त थी जिसका नाम नूर था, पर उस समय गांव में ऐसा कुछ हुआ था जिससे कि अचानक से ही नूर अपनी बेटी के साथ गांव से बाहर रहने चली गई। अब इसी समय लीला को कुछ तो पॉइंट दिखाई दे रहा था और वो उसकी छानबीन में लग जाती है। अब जब लीला बाहर की तरफ जा रही थी तभी अचानक से टेरी उसके पास आती है और उसके हिसाब से भी किसी कर्ज की वजह से ही ईडा, ऐना और सीती खत्म हुई थी। लीला को अब तक इन सब पर भरोसा हो चुका था, पर उसे पहले ईडा की बॉडी को चेक करने की जरूरत थी कि उसकी बॉडी में भी कहीं बार्ब्ड वायर है या फिर नहीं, और इसलिए वो रात में चुपचाप कब्रिस्तान में जाती है, जहां पर वो ईडा की कब्र को खोदना चालू कर देती है ताकि वो उसकी बॉडी को चेक कर पाए। और अब ईडा की बॉडी को चेक करने पर लीला को उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कांटेदार तार मिल जाती है, जिसको देखकर लीला समझ गई थी कि कहीं ना कहीं सच में ये सब एक श्राप है। लेकिन अब इससे पहले कि वो वहां से जा पाती कि तभी अचानक से ढेर सारे भूत वहां पर लीला को हॉन्ट करना चालू कर देते हैं, जिससे कि वो काफी डर गई थी और अब वो जल्दी से वहां से जैसे जैसे ईडा की कब्र को वैसा ही छोड़कर भाग जाती है। अब यहाँ से सीन अगले दिन पर आता है, जहाँ पर गांव में सभी परेशान थे क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ईडा की कब्र को किसने खोद दिया और इसका रीजन क्या है। वहीं हम लीला को देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो जल्दी से जल्दी उस श्राप के बारे में पता करना चाहती थी, इसलिए वो ईडा के घर में जाती है ताकि वो नूर की और फोटोज को देख पाए। वहां पर टूटी भी मौजूद होती है और तब लीला उससे नूर के बारे में पूछती है। तब जाकर हम टूटी की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में नूर बहुत ही ज्यादा बुरी औरत थी, जिसने गांव में सभी औरतों के हस्बैंड्स को सेड्यूस किया था और इसलिए ही ऐना, ईडा और सीती का घर भी टूट गया था। तब लीला उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी, लेकिन अचानक से टूटी रुक जाती है और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिनको सुनने के बाद तुरंत ही टूटी ने अपने फेस को नेल से छीलना शुरू कर दिया था, जिसको देखकर लीला को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए टूटी को ऐसा करने से मना करने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी अचानक से वहां पर एक और टूटी जो कि असली थी वो वहां पर आ गई थी और पहले वाली जो टूटी होती है वो वहां से गायब हो जाती है, जिसको देखकर लीला के होश उड़ जाते हैं। तब वो दोबारा टूटी से बात करते हुए नूर के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन टूटी ईडा की कब्र का अचानक से बुरा हाल हो जाने की वजह से पहले तो बहुत ही ज्यादा खराब मूड में थी, इसलिए वो लीला को इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से उसे उसके घर वापस भेज देती है। पर जब तक लीला अपने घर में गई थी तब तक आरिफ को लीला के बिस्तर के नीचे से वो फावड़ा मिल गया था, जिससे लीला ने ईडा की कब्र को खोदा था और इसलिए लीला के घर आते ही आरिफ उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और तब जाकर लीला को अपने भाई को उन कांटेदार तारों को दिखाना पड़ता है और सारा सच बताना पड़ता है कि ये सब एक शाप की वजह से हुआ था। ये सब जानने के बाद आरिफ खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर इसी दौरान हम टेरी को देख पाते हैं जो कि आरिफ और लीला की बातें सुन लेती है और क्योंकि उसकी आदत थी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताने की, तो गाँव के अंदर वो ये बात फैला देती है कि गाँव की हर औरत के ऊपर एक शाप हावी हो सकता है
और उसकी वजह से ही ईडा, सीती और एना की जान चली गई और धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर ये बातें आग की तरह फैल जाती हैं। अब नूर के बारे में भी गांव के अंदर बातें होना चालू हो गई थी कि कैसे वो पहले के समय में औरतों के घर तुड़वाने के लिए मशहूर हुआ करती थी और इसलिए गांव में उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जब ये बात रीका तक पहुंचती है तो अपने खुले विचारों की वजह से वो आदमियों को अपनी वाइफ को धोखा देने के पीछे आदमियों को ही दोषी बताती है, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया। इसलिए कोई रीका से इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। और जब इन सब के बारे में लीला को पता चलता है तो उसे टेरी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से के चलते रात में टेरी के पास जाकर उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। और इतने में ही वहां पर दराजत भी आ चुका था, जिसको भी गांव के अंदर हो रही बातों के बारे में पता चल चुका था। तब वो लीला को गुस्से में साइड में लेकर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि बहुत समय पहले ही नूर खत्म हो चुकी है और इसी वजह से गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका नूर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए शायद उसे नूर को बदनाम नहीं करना चाहिए। जिस पर लीला भी मान जाती है, लेकिन अभी भी लीला का मन नहीं मान रहा था और उसे यही लग रहा था कि ये सब नूर की वजह से है। इसी बारे में बात करने के लिए वो वापस से टेरी के पास जाती है, जहाँ पर टेरी अचानक से पजेस्ड हो गई थी और उसके अंदर नूर की आत्मा थी, जो कि लीला को रोते हुए बताने लगती है कि गांव की औरतों ने ही उसे जान से मारा था और उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे कि उसकी वजह से उनके घर बर्बाद हुए। तभी अचानक से टेरी के अंदर ही ईडा, एना और सीती की आत्मा आकर वापस से नूर को ही ब्लेम करने लगते हैं और ये सब देखकर लीला बहुत डर गई थी, कंफ्यूज हो गई थी। पर क्योंकि वो इतने दिनों से ये सब देख रही थी इसलिए उसे इन सब पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो गुस्से में कुछ चैंटिंग करते हुए नूर और बाकी सबसे टेरी के शरीर को छोड़ने के लिए कहती है, जिससे कि अब टेरी वापस से नॉर्मल हो गई थी और अब लीला अपने घर में वापस आ जाती है। जहां पर वापस आने के बाद वो नूर और बाकी सबके पास्ट के बारे में जानने में लग गई थी। तब आरिफ उसकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे अभी तक पूरी तरह से लीला की बात पर भरोसा नहीं हुआ था। इसलिए वो उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन लीला उसकी बात नहीं सुनती और उल्टा उसके ऊपर ही चिल्लाकर अपने काम में लगी रहती है। पर उसी रात हम देखते हैं कि जब लीला सो रही थी तभी अचानक से उसके रूम में वैसा ही डीमन आता है जिसने सीती की जान ली थी और अब वो लीला को भी जान से मार देता है, जिससे कि गाँव में सब और ज्यादा परेशान हो गए थे। और तब लीला को भी उसी तरह दफन कर दिया जाता है जैसे कि बाकी सबको दफन करा गया था। लेकिन खत्म होने के बाद भी लीला को कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और अचानक से वो अपनी कब्र के अंदर ही उठ जाती है और बाहर आने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, जिसके साथ ही अचानक से उसकी आंख उसके बिस्तर पर ही खुलती है और उसको समझ आता है कि ये सब बस उसका एक ड्रीम था। लेकिन ये सब देखकर लीला घबरा गई थी और अब उसको जल्दी से जल्दी सबकी मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करना था। तभी उसे रीका के बारे में याद आता है कि नूर के बारे में सब कुछ पता चल जाने पर भी रीका नूर को गलत ना बताकर बाकी सबको गलत बता रही थी। और अब ये बात याद करने के बाद वो तुरंत ही आरिफ के सामान में से रीका के घर की चाबी उठाकर सीधा रीका के घर में चली जाती है, जहां पर उसे गेट के पास ही एक टाइल के नीचे हॉलो स्पेस होने का आभास होता है। और जब लीला वहां पर चेक करती है तो वहां पर उसे एक शीट पर नूर और रीका की ड्राइंग, साथ ही साथ नूर और रीका की कुछ फोटोज मिलती हैं, जिससे अब ये बात साफ हो गई थी कि नूर की बेटी असल में खुद रीका है। और उन फोटोज के अंदर बोटेनिकल गार्डन की पिकनिक वाली फोटोज में भी वो शामिल थी, जिसके अंदर नूर को छोड़कर बाकी सबके चेहरों को नुकीली वायर से बिगाड़ा गया था। खैर अब ये सब देखने के बाद लीला को लगने लग गया था कि ये सब रीका का करा धरा है और इसलिए अभी वो सबसे पहले सीधा टेरी के घर की तरफ जाने लगती है ताकि वो उससे और ज्यादा जानकारी निकाल पाए। वहीं दूसरी तरफ हम टूटी के घर में उसको देखते हैं, जो कि जब सो रही थी तब अचानक से उसके ऊपर नूर की आत्मा ने हमला कर दिया था और उसे जान से मार दिया था। वहीं जब टेरी के घर में लीला पहुंचती है तो वहां पर उसको टेरी के घर के प्रेइंग एरिया में अब तक खत्म हुई सभी औरतों के गोश्त दिखाई देते हैं, जिसमें टूटी का गोश्त भी शामिल था। और उसको देखकर लीला समझ गई थी कि अब टूटी भी जिंदा नहीं है। लीला इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी नूर लीला से ये कहती है कि जो सब भी उसके साथ हो रहा है वो उनके ही कर्मों की सजा है और लीला को इसके बीच में नहीं आना चाहिए। अब ये बातें सुनने के बाद में लीला डर तो गई थी, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और जल्दी से टूटी के घर में जाकर उसकी बॉडी को साफ करने के काम में लग जाती है, जहां पर अब टूटी भी उठकर बैठ गई थी और उसके शरीर के अंदर भी एक नुकीली तार का टुकड़ा था। फिर जैसे ही लीला उसको देखने लगती है और ये सोचती है कि आगे उसे रीका के बारे में सबको कैसे बताना चाहिए, तभी अचानक से लीला को सीती, एना, ईडा और टूटी की आत्मा हॉन्ट करते हुए हेल्प मांगने की कोशिश करती हैं। इतने में ही वहां पर दराजत आ चुका था, जो कि लीला से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो टूटी की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना चाहता था और इसके लिए उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टूटी का कोई भी परिवार नहीं था।
और अब अगर ऐसे में उसकी मौत हुई थी तो द्राजत कुछ गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवा सकता था और वो इसी मौके के तलाश में भी था। लेकिन जब काफी देर होने के बावजूद भी लीला दरवाजा नहीं खोलती तब द्राजत दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है। इसी बीच हम लीला को देख पाते हैं जिसके चेहरे पर टूटी के शरीर से निकली हुई नुकीली तार जो होती है वो उसकी बॉडी पर कस चुका था और उससे जल्दी ही लीला खत्म होने वाली थी कि तभी द्राजत अंदर आ जाता है और वो ये देखता है कि लीला जमीन पर पड़ी हुई है और अपने में ही स्ट्रगल कर रही है। इसका मतलब ये था कि लीला ये सारी चीजें हेलुसिनेशंस में देख रही थी या फिर ये कहें कि ये सब पैरानॉर्मल था, इसलिए किसी को रियल में नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही द्राजत उसको होश में लाता है वैसे ही लीला गुस्से में बाहर जाकर इन सब का इल्जाम रीका पर लगाने लगती है। साथ ही साथ सबको बता देती है कि रीका ही नूर की बेटी है, जिससे कि सब बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। और तब रीका वहां पर सबको समझाने लगती है कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है और वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मगर लीला को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए तब रीका लीला के पास जाती है और उसके कान में कहती है कि ये सब जो भी हो रहा है वो उन्हीं लोगों के कर्मों की सजा है और लीला को इसके बीच में नहीं आना चाहिए। जिससे कि लीला शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सेम चीज उससे नूर के भूत ने भी कही थी और इतना बोलकर रीका वहां से चली जाती है। अब लीला इससे पहले उसे रोक पाती कि अचानक से ही टूटी के फ्यूनरल के टाइम पर आई बहुत सारी औरतें अचानक से जमीन पर गिर पड़ती हैं। साथ ही साथ वो एक तरह से पजेस्ड हो गई थी, जिससे कि अब वहां पर जो बची हुई औरतें थीं उनको इस बात पर भरोसा हो जाता है कि ये सब रीका का करा धरा है और इसलिए वो सब गुस्से में लीला के साथ रीका के घर के बाहर जाते हैं और उसको बाहर बुलाने लगते हैं। जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है जहां पर हम ये देखते हैं कि बहुत साल पहले सीथी, एना और ईडा ने भी इसी तरह से बहुत सारी औरतों के साथ नूर के घर पर हमला करा था और उसको वो लोग बालों से खींचकर बाहर लेकर आए थे, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा गया था। इसी दौरान नूर की मौत हो गई थी और अब ये सब रीका के साथ आज वापस होने वाला है। सभी औरतें रीका के घर में जाकर उसे मारते हुए बाहर लेकर आती हैं और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगती हैं। तब रीका उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो इस बात से खुश है कि उसकी माँ के हत्यारों को सजा मिली, लेकिन उसका वाकई में इन सब में कोई हाथ नहीं था। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था और लीला को छोड़कर सब उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती हैं। अब पिटते हुए रीका लगभग बेहोश हो गई थी और लीला ये सब साइड में खड़ी होकर देख रही थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या चाहिए कि तभी अचानक से उसके सामने सीथी का गोस्ट आता है जो कि उसे सब रोकने के लिए कहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीथी को भी इस बात की समझ आ गई थी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसमें उनके हस्बैंड्स की गलती थी, ना कि नूर की। और बस गुस्से में और आक्रोश में आकर उन्होंने होश खोकर रीका और नूर को इस बात की सजा दी थी और अब वो ये नहीं चाहती कि उनकी उसी गलतियों की सजा वापस से किसी और निर्दोष को मिले या फिर गलती दोहराई जाए। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि रीका की जान इन सब में चली जाए। लीला को ये बात समझ आ जाती है और वो तुरंत ही लोगों की भीड़ में जाकर जमीन पर पड़ी रीका को कवर कर लेती है। लेकिन गांव के लोग अब लीला को भी मारना चालू कर चुके थे, जिसके बारे में जैसे ही आरिफ को पता चलता है तो अब वो आकर रीका और लीला दोनों को कवर कर लेता है। लेकिन तब आरिफ के सर पर एक डंडा लग चुका था, जिससे कि उसके सर से ढेर सारा खून निकलता है और हैवी ब्लड लॉस के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और तब जाकर गांव वाले ये सब देखने के बाद रुकते हैं। अब आरिफ की मौत से लीला बहुत टूट चुकी थी और अब गांव वालों पर उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि कहीं ना कहीं सब उसकी भी गलती थी इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कह पाती। अब इन सब के बारे में अभी हमें बताया नहीं जाता कि रीका जिंदा है या फिर वो उसी दौरान खत्म हो गई, पर जहां तक है रीका बच गई होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली उसने गाँव को छोड़ दिया होगा। लेकिन अगर वो मारी गई होगी तो शायद ये उसके साथ नाइंसाफी हुई। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कुछ समय आगे जाता है जहाँ पर अभी भी लीला कॉप्स वॉशिंग का काम करती है, पर अब वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती। और अभी के समय में जब वो मिसेस मुरनी नाम की एक लेडी की बॉडी वॉशिंग का काम कर रही थी तब अचानक से उसे उनके फेस से सुसूक मिलता है, यानी कि कुछ पिंस टाइप की मिलती हैं जिससे कि सुंदरता लाई जाती है, जिसका मतलब यही था कि शायद गांव के अंदर किसी तरह का कर्ज वापस से शुरू होने वाला था या फिर कुछ ना कुछ ऐसा राज है जिसका पर्दा उसे ही फाश करना पड़ेगा। के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पैमान दी जनाजा यानी कि द कॉप्स वॉशर फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है कि गांव के अंदर ये 5-6 दोस्त हुआ करती थी, जिसके अंदर लीला की माँ सीटी भी थी। तो इन सभी के जो हस्बैंड्स हुआ करते थे ना, उनकी नीयत जो थी वो गंदी थी, यानी कि वो सब उन पर चीट कर रहे थे। लेकिन इसका इल्जाम जो था वो किसी और पर नहीं बल्कि नूर पर लगा दिया गया और उसको आक्रोश में आकर खत्म भी कर दिया गया था। यानी कि रीका के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई, जिसके चलते शायद से हो सकता है कि रीका ने ही कोई ना कोई जिन बुलाया होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल करा गया होगा, जिसके चलते जो नूर थी उसकी बॉडी को पजस करके या फिर उसकी आत्मा को पजस करके इस जिन ने अपने जितने भी लोग थे उनको खत्म कर दिया। यानी कि जिन्होंने उसके साथ नाइंसाफी करी थी, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड्स ने।
एक और इंटरेस्टिंग डिटेल थी कि मुझे ऐसा लगता है कि रीका यहाँ पर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं थी, क्योंकि रीका किसी रीजन की वजह से गांव में वापस आ गई थी और उसने एक घर भी रेंट पर लिया था। अब आई डोंट नो कि वो वापस क्यों आई, माइट भी उसने कोई ना कोई रिचुअल किया या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके चलते उसकी माँ की जो आत्मा थी वो इन सबको मार रही थी। अदरवाइज इतने सालों तक कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन रीका जैसे ही वापस आई मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर जो गांव के लोग थे वो भी बहुत बेवकूफ़ थे। रीज़न ये था कि उनके पास कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने नूर को जान से मार दिया। साथ ही साथ वो रीका के साथ भी सेम करने वाले थे, यानी कि बस उनको भड़काने की देरी थी। बिना सबूत के ही वो किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाया करते और लोगों को इस तरह से खत्म कर दिया करते थे। ऑब्वियस ही बात है, भीड़ का नाम कभी भी नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।